आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। राजा अनंगपाल अपने शासनकाल में भारत के चक्रवर्ती राजा थे। वे ताम्रवर राजा बिहलन देव से 19वीं पीढ़ी में हुए थे। राजा विक्रमादित्य ने जब भारतवर्ष की राजधानी उज्जैन में कायम की, उस समय दिल्ली का महत्व बिल्कुल क्षीण हो गया था। उसके बाद राजा बिहलन देव ने दिल्ली की फिर उन्नति की और अनंगपाल के नाम से वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अजमेर के चौहान दिल्ली की अधीनता में रहते थे और उनका स्थान दिल्ली राज्य के सामंतों में था। बिहलन देव के शासनकाल में अजमेर के चौहानों को अधिक श्रेष्ठता मिल गई थी और उस समय से उनकी उन्नति आरंभ हो गई थी। जिन दिनों में दिल्ली के राजा अनंगपाल के साथ कन्नौज के राठौड़ राजा का युद्ध हुआ, उन दिनों में सोमेश्वर नाम का चौहान राजा अजमेर के सिंहासन पर था। सोमेश्वर ने उस युद्ध में राजा अनंगपाल की सहायता की। उससे प्रसन्न होकर अनंगपाल ने सोमेश्वर के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। इसी लड़की से पृथ्वीराज का जन्म हुआ। इससे कुछ दिन पूर्व राजा अनंगपाल ने अपनी एक लड़की का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ किया। इस लड़की से जयचंद का जन्म हुआ था। जयचंद पृथ्वीराज से बड़ा था। अनंगपाल के कोई बेटा न था, इसलिए उसने पृथ्वीराज को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। उस समय पृथ्वीराज की अवस्था 8 वर्ष की थी। इसके परिणाम स्वरूप राठौड़ों और चौहानों में भयानक ईर्ष्या हो गई और यह ईर्ष्या दोनों वंशों के सर्वनाश का कारण बन गई। पृथ्वीराज जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जयचंद ने न केवल उनकी प्रधानता को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपनी श्रेष्ठता की घोषणा की। इस अवसर पर अनहिलवाड़ा पट्टन के राजा ने, जो चौहानों का पुराना शत्रु था, जयचंद का समर्थन किया और मांडौर के परिहार राजा ने उनका साथ दिया। पृथ्वीराज के साथ मांडौर के परिहार राजा की शत्रुता का कारण लगभग उन्हीं दिनों का था। मंडौर के राजा ने पृथ्वीराज के साथ अपनी लड़की के विवाह का निश्चय किया, परंतु सब कुछ तय हो जाने के बाद मंडौर राजा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। पृथ्वीराज और उनके बीच की यह घटना एक वैमनस्य के रूप में बदल गई और इसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उससे शत्रुओं को पृथ्वीराज के पराक्रम का पूरा परिचय मिल गया। इस प्रकार की घटनाओं से जयचंद हृदय में पृथ्वीराज के प्रति ईर्ष्या की वृद्धि होती गई। पट्टन और मंडौर के राजा इसके संबंध में जयचंद के पूरे साथी बन गए। इस आपसी अशांति और ईर्ष्या का लाभ मोहम्मद गोरी ने उठाया और पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा समर सिंह के साथ हुआ था। इस संबंध ने पृथ्वीराज और समर सिंह को मित्रता की एक जंजीर में बांध दिया, ताकि वे दोनों अपने जीवन काल में एक दूसरे को से फिर अलग न हो सकें। समर सिंह, जैसा कि ऊपर लिखा, पृथ्वीराज का बहनोई था। अनहिलवाड़ा पट्टन के राजा के साथ भी समर सिंह का वैवाहिक संबंध था। फिर भी पृथ्वीराज के साथ समर सिंह की जो घनिष्ठता और मित्रता थी, वह पट्टन के राजा के साथ नहीं थी। यही कारण था कि अनहिलवाड़ा पट्टन का राजा समर सिंह से प्रसन्न न था। समर सिंह ने कई बार पृथ्वीराज की सहायता की थी और सबसे पहला अवसर वह था जब उसकी सहायता से नागौर में 7 करोड़ रुपए का सोना पृथ्वीराज को मिला था। यह खजाना प्राचीन समय से नागौर के उस स्थान में रखा था। इससे कन्नौज और अनहिलवाड़ा पट्टन के राजाओं के हृदय में पृथ्वीराज के प्रति और भी अधिक ईर्ष्या की वृद्धि हो गई। वे किसी प्रकार पृथ्वीराज के सर्वनाश के लिए उपाय ढूंढने लगे और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन दिनों दोनों ने गजनी के शहाबुद्दीन को भारत में आने का निमंत्रण दिया। जयचंद ने कई छोटे राजाओं को मिलाकर अनहिलवाड़ा पट्टन, मंडौर और धार के राजाओं के परामर्श से एक योजना तैयार की। उस योजना के अनुसार शहाबुद्दीन के द्वारा वह पृथ्वीराज का सर्वनाश करना चाहता था। पृथ्वीराज को इन सब बातों का पता हो गया और उससे यह मालूम हो गया कि दिल्ली आक्रमण करने के लिए गजनी से एक विशाल सेना लेकर शहाबुद्दीन आ रहा है। उसने इस अवसर पर समर सिंह को बुलाने के लिए अपने सामंत चांडपुंडीर को चित्तौड़ भेजा। चांडपुंडीर युद्ध में कुशल, पराक्रमी और पृथ्वीराज का अत्यंत विश्वासपात्र सामंत था। उसने चित्तौड़ पहुंचकर समर सिंह से सारा वृत्तांत कहा। इसके बाद समर सिंह राजपूतों की शक्तिशाली सेना को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा पट्टन के राजा पर आक्रमण करके
उसको शिकस्त देना चाहता था। पट्टन के राजा के साथ संबंध होने के कारण समर सिंह ने वहां जाना अपने लिए उचित न समझा। इसलिए पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ पट्टन की तरफ रवाना हुआ और समर सिंह को अपनी सेना के साथ शहाबुद्दीन को युद्ध के लिए चित्तौड़ में छोड़ दिया। जिस समय शहाबुद्दीन अपनी विशाल सेना के साथ भारत में पहुंचा, समर सिंह ने अपनी राजपूत सेना के साथ रावी नदी के तट पर उनका मुकाबला किया। दोनों ओर से भयानक युद्ध आरंभ हो गया। कई दिनों के भीषण संग्राम के बाद भी कोई निर्णय न हो सका। समर सिंह की राजपूत सेना ने गजनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी बीच में अनहिलवाड़ा पट्टन के राजा को पराजित करके पृथ्वीराज अपनी विजयी सेना के साथ चित्तौड़ लौट आया और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करने के लिए वह युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। समर सिंह और पृथ्वीराज के राजपूत सैनिकों ने गजनी की सेना के साथ भयंकर युद्ध किया। अंत में गजनी की सेना की पराजय हुई। शहाबुद्दीन अपने प्राण देकर युद्ध से भागा। राजपूतों ने उसके सेनापति को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह शहाबुद्दीन के अनेक आक्रमणों को विफल कर दिया गया। नागौरों में जो संपत्ति पृथ्वीराज को मिली थी उसे उसने समर सिंह को देना चाहा, परंतु समर सिंह ने उसमें से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और पृथ्वीराज के बहुत आग्रह करने पर समर सिंह ने अपने सरदारों का आदेश दिया कि वे पृथ्वीराज से मिलने वाली संपत्ति को स्वीकार कर लें। इसके बाद कई वर्ष बीत गए। गजनी की सेना की पराजय से जयचंद और उसके साथी राजाओं ने अपना अपमान अनुभव किया। वे लोग पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए अनेक प्रकार से उपाय ढूंढने लगे। परिणाम यह हुआ कि इस बार शहाबुद्दीन पहले से अधिक विशाल सेना लेकर भारतवर्ष की ओर रवाना हुआ। उसके इस आक्रमण का समाचार पाकर पृथ्वीराज ने चित्तौड़ संवाद भेजा। राजा समर सिंह ने अपनी पूरी शक्तियों के साथ युद्ध की तैयारी की। राज्य का भार अपने छोटे पुत्र कर्ण सिंह को सौंपकर वह दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। गजनी की सेना भारतवर्ष में पहुंच चुकी थी। गग्गर के तीसरे दिन समर सिंह अपने पुत्र कल्याण और 13,000 राजपूत सैनिकों तथा सरदारों के साथ युद्ध में मारा गया। उसकी रानी प्रथा ने अपने पुत्र और पति के मारे जाने का समाचार सुना। उसने यह भी सुना कि उसका भाई पृथ्वीराज शत्रुओं के हाथों कैद कर लिया गया है और दिल्ली तथा चित्तौड़ के राजपूत सैनिकों और सरदारों का संहार हुआ है। उसने बिना किसी बात की प्रतीक्षा किए चिता तैयार करवाई और उसमें पति के साथ जलकर भस्म हो गई। इसके बाद गजनी की विजयी सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसको अपने अधिकार में लेने के बाद शहाबुद्दीन की सेना ने देशद्रोही जयचंद के राज्य कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। जयचंद घबराकर कन्नौज से भागा और नाव पर बैठकर गंगा नदी को पार कर रहा था। दुर्भाग्य के कोप से नाव डूब गई और जयचंद वहीं पे अंत हो गया। पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जाति है जो शौर्य, धैर्य, पराक्रम और जीवन के ऊंचे सिद्धांतों में राजपूत जाति की बराबरी कर सके। सैकड़ों वर्ष तक विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचार को सहकर भीषण सर्वनाश को पाकर राजपूत जाति ने जिस प्रकार अपने पूर्वजों की सभ्यता को अपने जीवन में सुरक्षित रखा, उसकी क्षमता विश्व की कोई भी जाति नहीं कर सकती। इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। यह बात जरूर है कि राजपूतों का स्वभावतः निडर और स्वाभिमानी होते हुए अपने सम्मान और गौरव की रक्षा करने में प्राणों का उत्सर्ग करना उनके लिए साधारण बात होती है। वास्तव में एक वीर जाति के लिए इस प्रकार की बातें उनके गौरव की वृद्धि करने वाली होती है। राजपूत शत्रु के साथ युद्ध करने में पराजित होकर भागने की अपेक्षा मृत्यु का सामना करने में अपने जीवन का महत्व समझते हैं। उनकी क्षमता संसार की कोई जाति नहीं कर सकती जो अवसरवादी होने का लाभ उठाती हो। राजपूत किसी प्रकार अवसरवादी नहीं कहे जा सकते। इसका प्रमाण उनके हजारों वर्षों का इतिहास है। प्रत्येक राजपूत शरण में आए हुए शत्रु की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता। जीवन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की श्रेष्ठता कौन स्वीकार न करेगा। तो इस तरह पृथ्वीराज के जीवन का अंत हो जाता है और पृथ्वीराज को कैद कर लिया जाता है। और आगे आप जानते हैं कि पृथ्वीराज के साथ क्या हुआ। राजस्थान के इतिहास की सभी घटनाएं अपने जीवन की अलग अलग मर्यादा रखती है। कन्नौज के राठौड़ राजपूतों ने कुछ दूसरे राजाओं के साथ मिलकर जाति द्रोह और देशद्रोह किया। उसका परिणाम उनके सिर पर आया। कन्नौज का पतन हुआ। अनहिलवाड़ा पट्टन का केवल नाम बाकी रह गया। जिन दूसरे राज्यों ने जाति द्रोह करके विदेशी शत्रुओं का साथ दिया, उनके नाम पर अनंत काल के लिए देशद्रोह का कलंक लगा। पृथ्वीराज की युद्ध में पराजय हुई, परंतु उनका नाम सदा सर्वदा के लिए इस देश के इतिहास में अमर हो गया। समर सिंह के जीवन का अंत हुआ, परंतु उनका यश और प्रताप इतिहास के पन्नों में अमिट अक्षरों से लिखा गया।
राजस्थान के इस प्रकार के अगणित उदाहरण इस बात की शिक्षा देते हैं कि देश और धर्म पर बलिदान होने वालों की सदा पूजा होती है। संवर सिंह के युद्ध में मारे जाने पर उनकी रानी प्रथा उनके साथ सती हो गई और उनका बेटा कर्ण सिंह उस समय नाबालिग था। संवर सिंह कई छोटे बेटे थे, लेकिन कर्ण सिंह उनका उत्तराधिकारी हुआ। उसके नाबालिग होने के कारण संवर सिंह की दूसरी रानी कर्म देवी, जो विधवा हो चुकी थी, राज्य का प्रबंधन अपने हाथ में लिया और बड़ी योग्यता के साथ उसने राज्य में शासन किया। उसके शासनकाल में कुतुबुद्दीन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्म देवी ने शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए युद्ध की तैयारी की और स्वयं घोड़े पर बैठ सवार होकर सेना के साथ युद्ध करने के लिए गई। उसके साथ 9 राजा और 11 शूरवीर सामंत अपनी सेनाओं के साथ कर्म देवी की सहायता के लिए युद्ध करने के लिए गए। आमेर के पास दोनों ओर की सेनाओं का आमना सामना हुआ और युद्ध आरंभ हो गया। उस संग्राम में कुतुबुद्दीन की पराजय हुई।